प्रिय छात्रों, हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा संकलित कहानियों का कथासार देख रहे हैं। और कथासार देखने की इसी कड़ी में हम सबसे पहले हमने पूस की रात प्रेमचंद की कहानी सुनी। उसके पश्चात हमने द्वितीय मधुआ कहानी सुनी जो कि जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई थी। और अब इसी कड़ी में हम जैनेन्द्र की कहानी पाजेब की कहानी सुनेंगे। सारी कहानियाँ सुनने के पश्चात हम इनका तात्विक विवेचन भी करेंगे। सबसे पहले हम सारी कहानियाँ जो है उनको सुन लेते हैं ताकि कहानियाँ सुन करके हम उनका अंतरसात कर सकें और फिर तात्विक दृष्टि से भी हम उनकी समीक्षा कर सकें। तो आज हम जैनेन्द्र की कहानी पाजेब जो है उसकी कहानी सुनेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि हमने प्रेमचंद की कहानी पूस की रात जो देखी थी, तो हमारे इस वर्ष में प्रेमचंद की कहानी पूस की रात के स्थान पर नमक का दारोगा कहानी संकलित है। उसको भी हम देखेंगे अब, लेकिन बाद में देखेंगे। पूस की रात कहानी अच्छी थी, हमने सुनी। तो पूस की रात कहानी के स्थान पर प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा कहानी का सार भी सुनेंगे, लेकिन उसको बाद में करेंगे। अभी हम जैनेन्द्र कुमार की कहानी पाजेब का कथासार सुनते हैं। जैसा कि आप लोग पहले भी जैनेन्द्र के बारे में, कहानीकार जैनेन्द्र के बारे में पढ़ चुके होंगे कि कैसे जैनेन्द्र कुमार ने मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें कि कहानियाँ स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती हैं। अर्थात सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक जो वृत्ति है, उन सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक वृत्तियों को जैनेन्द्र ने अपनी कहानियों में उकेरा है। तो ये जो पाजेब कहानी है, इस पाजेब कहानी में भी इन्होंने एक पाजेब को लेकर के ये पूरी कहानी गढ़ी है कि कैसे छोटे बच्चों के प्रति बड़ों की संवेदनाएं होती हैं और कैसे बच्चे उसको किस प्रकार से डर के मारे अपनी बात को कह नहीं पाते, व्याख्यायित नहीं कर पाते, और छोटी सी बात कैसे एक कितना बड़ा विशाल रूप, विस्तृत रूप ले लेती है। तो यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार के ही जिस प्रकार से उन्होंने जो कहानी लिखी है, उस कहानी को हम हूबहू देखेंगे या पढ़ेंगे, उसका वाचन करेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ पाजेब कहानी को, जैनेन्द्र कुमार के द्वारा जो रचित है। शुरुआत इसकी है। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। उनकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती है कि पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं है, जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल हो रहती हैं। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी तो दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी में इस तरह उनका न पहनना मुश्किल हो गया, यानी कि सभी ने वो पाजेब पहनी हुई है। आसपास में सब एक दूसरे को देख करके ऐसी पाजेब पहन रहे हैं। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला, कठिनाई से 4 वर्ष की उम्र और पाजेब पहनेगी। 4 वर्ष की है मुन्नी, यहाँ पर उसकी उम्र आ गई है। मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोली कि हाँ, वही जैसी रुक्मन पहनती है, जैसी शीला पहनती है। मैंने कहा कि अच्छा। यहाँ पर मैंने जो है इस कहानी का राइटर है या लेखक है, तो उसने अपने आप को मैंने शब्द प्रयुक्त किया है। अर्थात जो मैंने इसमें चरित्र है, वह चरित्र इसको लिखने वाला है और उसकी पुत्री जो है वही पाजेब की रट लगा रही है या पाजेब पहनने के लिए कह रही है। मैंने कहा कि अच्छा। बोली कि मैं तो आज ही मंगा लूँगी। मैंने कहा कि अच्छा भाई, आज सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली न थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा, तो तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेते आऊँगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई।
मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ चमकती फिरी। रुक्मिन के पास गई और कहा, देख रुक्मिन, मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सचमुच वह चांदी की सफ़ेद 2-3 लड़ियाँ सी टखने के चारों ओर लिपट कर चुपचाप बिछी हुई ऐसी सुगड़ लगती थी कि बहुत ही और बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। और हमारे महाशय आशुतोष, जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी धजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वही बाल मनोविज्ञान की बात है। अपनी बहन को सजा धजा देखकर, सुंदर सा देखकर, आशुतोष जो कि मुन्नी का भाई है, वो उसको आस पड़ोस में ले गया दिखाने के लिए। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी सो हम भी बाईसाइकिल लेंगे। बाईसाइकिल साइकिल को कहते हैं। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा, अब के जन्मदिन को तुझे भी बाईसाइकिल दिलवाएंगे। आशा बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। आशु बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा, छी छी, तो कोई लड़की है? जित तो लड़कियां किया करती हैं और लड़कियां रोती हैं, कई बाबू साहब लोग रोते हैं। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो बाईसाइकिल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज। बुआ ने कहा, हाँ, यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाईसाइकिल मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था, वह फिर उतार कर रख रखा दी गई, जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वह बारीक और सुबुक काम की थी और खासे दाम लग गए थे। श्रीमती ने हमसे कहा कि क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूं? मैंने कहा कि क्यों न बनवाओ, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। खैर यह हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर कहा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी? मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब? बोली कि देखो, यहाँ मेज पर तो नहीं है, एक तो उसमें की है, पर दूसरे पैर की मिलती ही नहीं है, जाने कहाँ गई। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ, यहीं कहीं देख लो, मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोलने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो, यहाँ वह कहाँ से आई? जवाब में वे मुझसे पूछने लगी, तो फिर कहाँ है? मैंने कहा कि तुमने ही तो रखी होगी, कहाँ रखी थी? बतलाने लगी कि मैंने दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों अच्छी तरह संभाल कर उस नीचे वाले बक्से में रख दी थी। अब देखो तो एक ही है, दूसरी गायब है। मैंने कहा कि वो चलकर इस कमरे में कैसे आएगी? भूल गई होगी, कहीं एक रखी होगी, एक वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी। देखो, मिल जाएगी, कहीं नहीं जा सकती। इस पर श्रीमती कहा सुनी करने लगी, तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूँ कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? जहाँ रखी थी वहीं से ले लो ना। वहाँ नहीं है तो फिर किसी ने निकाली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो ना हो बंसी नौकर ने निकाली है। मैंने रखी तब वह वहाँ मौजूद भी था। मैंने कहा कि तो उससे पूछा? बोली कि वह तो साफ इनकार करता है। मैंने कहा तो फिर? श्रीमती जोर से बोली कि फिर मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है ही नहीं। डांट कर कहते क्यों नहीं हो उस बंसी को बुलाकर, जरूर पाजेब उसी ने ली है। मैंने कहा कि अच्छा, तो उसे क्या कहना होगा? यह कहूँ कि ला भाई पाजेब दे दे? श्रीमती झल्लाकर बोली कि हो चुका बस कुछ तुमसे,
तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को शहजोर बना रखा है। डांट न फटकार, नौकर ऐसे सिर न चढ़ेगा तो क्या होगा। मैंने पूछा कि तो तुम्हारा क्या ख्याल है। बोली कि कह तो रही हूँ कि किसी ने उसे बक्से में से निकाला ही है, और 16 में 15 आने यह बंसी ही है। सुनते हो ना, वही है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होती। इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते, ये बड़े छंटे हुए होते हैं। जरूर बंसी ही चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा। बोला कि पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा है, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा कि उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, यह यूं ही रह जाएगा। तुम ही हो उसे पतंग की शह देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजे भी पड़ी मिल गई हो तो। बोली कि नहीं नहीं नहीं, मिलती तो वह बता न देता। खैर, बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और एक डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती ने कहा कि यह तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाज़त दी। बस सारे दिन पतंग पतंग पतंग, ये नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की भी कोई बात पूछो। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दूँ उसकी सब डोर और पतंग। हाँ, तो सारे वक्त वही धुन। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे।